द यूएसए, अमेरिका। इस नाम को सुन करके हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूएसए ने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करके रखा है। किसी वो वेपन्स का बहुत अच्छा ट्रेड करता है, किसी को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देता है। रिजीम चेंज हो रही हैं कंट्रीज़ में, जेनजी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों वॉर्स चल रहे हैं? हेजिमनी क्या होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी आइडियोलॉजी की? डॉलर कैसे वर्ल्ड पे पूरा रूल कर रहा है? क्यों कंट्रीज अपनी करेंसी या बेसिक करेंसी पे फोकस कर रहे हैं? और ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुआ है? और आगे युद्धों का क्या मायने होने वाले हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के एनालिसिस में। मैं हूं आयुष, लेकर के आया हूं एक और एनालिसिस इन डेप्थ, जिसमें हम पूरा डेप्थ में जानेंगे आखिर युद्ध चल ही क्यों रहे हैं वर्ल्ड में। आजकल आपने बहुत सुना होगा नैरेटिव वॉर। नैरेटिव वॉर क्या है? कैसे नैरेटिव क्रिएट किया जाता है? कैसे कंट्रीज़ के जो लोग हैं उसमें उनको फंसाया जाता है? क्यों सारे के सारे कंट्रीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, मिनरल्स, इनको सब कंट्रोल करना चाहते हैं? तो शुरू करते हैं रिजीम चेंज से। रिजीम वर्ड का मतलब क्या है? रिजीम चेंज का मतलब है, हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, सरकार को गिरा देना, जो गवर्नमेंट है उसको गिरा देना। नॉट ओनली अ लीडर, बिकॉज ये पहले काफ़ी होता था कि जो लीडर है उसी का असैसिनेट कर दो, उसको ही मतलब किल करवा दो। और अब क्या है, अब ये शुरू हुआ है कि लोगों के द्वारा ही, लोगों के माइंड में एक ऐसा नैरेटिव सेट करना कि जो गवर्नमेंट है, जो लीडर है, ये तुम्हारी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो मास्टर प्लान कहीं और से ऑपरेट होता है वो, और इम्प्लीमेंट उसका उस कंट्री में होता है जहाँ पे ये चेंज करवाना होता था। अभी आपने रिसेंटली देखा है, नेपाल में ये हुआ है, बांग्लादेश में ये हुआ है, और ईरान में ये होने की पूरी कोशिश की गई थी। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ में कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी चलाई गई थी कि वो कंट्रीज़ के लिए सही नहीं है, लोगों को परेशान कर रहे हैं इस तरह से। और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ये कोशिश इंडिया में भी की गई थी। वो तो इंडियन गवर्नमेंट एंड आर इंटरनल सिक्योरिटी आर दैट मच स्ट्रॉन्गर देन अदर कंट्रीज़ की ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई उसमें। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ही क्यों? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर कोई कंट्री ग्रो कर रहा है, उसके जो जनता है, वो जो लीडर है, गवर्नमेंट है, उसका सपोर्ट कर रही है, डेमोक्रेसी है कंट्री में, तो वो क्या है, एक तरह से ग्रो कर रही है कंट्री। क्योंकि जब लोगों का भी सपोर्ट होता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी अच्छा ग्रो कर रही है, कंट्री ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ गवर्नमेंट दे देते हैं वर्ल्ड को। जैसे अभी आप इंडिया को देख सकते हैं। इंडिया काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ या काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके लिए एक ऐसा मॉडल बना हुआ है कि हमें इंडिया की तरह बनना है, ठीक है ना। तो यही चीज़ जो लीडर्स हैं पहले के, हम बोल सकते हैं यूएसए हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, ये लंदन हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं हेजमनी जो कम है, हेजमनी का मतलब हम ये सकते हैं इनका एक तरह से प्रभुत्व है, जो आधिपत्य है, जो वो कम हो जाता है इससे। क्यों? क्योंकि अगर अदर कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को फॉलो करने लग गए जो एक अल्टरनेटिव मॉडल दे रहे हैं उन लीडर्स से जो प्री एग्जिस्टिंग हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आधिपत्य वर्ल्ड पे कम हो जाएगा, लोग उनकी बातें कम मानने लगेंगे। अभी आपने देखा होगा यूएसए को सभी लोग यही तो चिढ़ाते हैं कि यूएसए है जो अपनी हेजमनी उसने बना के रखी है वर्ल्ड में, इसलिए वो वॉर्स में इतना ज़्यादा इंक्लूड होता है। तो इसलिए रिजीम चेंज करवाई जाती है, और इसका इम्पैक्ट उस कंट्री के बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, रिसोर्सेज हो गया, इस इकोनॉमी, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। और जो वो लीडर्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हमारी हेजमनी कम हो वर्ल्ड में, उनका बिजनेस बढ़ता रहता है, ट्रेड उनका अच्छा खासा चलता है, करंट ट्रस्ट उनका बिल्ड रहता है, और इकोनॉमी उनकी ग्रो करती रहती है। इसी का एक कारण बोल सकते हैं हम कि जो डॉलर है वो वर्ल्ड को भी डोमिनेट कर रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं नैरेटिव हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इन पे इनका कंट्रोल रहता है। और यही नैरेटिव फैलाना, रिजीम चेंज करना आज के टाइम पे बहुत इजी हो जाता है सोशल मीडिया के टाइम पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का ज़माना है और इन्फॉर्मेशन इस तरह से स्प्रेड होती है वर्ल्ड में, आपको पता ही है। उस कंट्री में कुछ ऐसे एजेंट्स भेज करके वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ के जुडिशरी है, जो वहाँ का एक तरह से इलेक्शन कमीशन है, और जो मिलिट्री है, जो गवर्नमेंट है, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक तरह से फूट डालने का काम किया जाता है रिजीम चेंज करने में। जो जेनजी हम आजकल वर्ड सुन रहे हैं, ये जेनजी वर्ड आया ही वहीं से है कि गवर्नमेंट
के जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो जो यंग जनरेशन है या जो जनता है बोल सकते हैं हम, उसको पसंद नहीं आ रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चेंज कर देने, और कहीं ना कहीं से बाहर से ऑपरेट हो रही हैं चीज़ें। और जब ये सारे चीज़ें हैं जो एक कंट्री की, वो जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो गवर्नमेंट है या जो कंट्री है, वो उसकी इकॉनमी, उसका सब कुछ है, मतलब जो एक तरह से क्रैश कर जाता है। तो नैरेटिव को हम समझ गए हैं कि एक तरह से परसेप्शन बिगाड़ना, किसी भी पर्सन का, किसी भी कंट्री के लोगों का, जो कंट्री में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी हो गई, मिलिट्री हो गई, गवर्नमेंट हो गई, जनता हो गई, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना और इकॉनमी, ट्रेड, कंट्री पूरी उसको क्रैश कर देना। और अगर कोई कंट्री है जो उसके लोग हैं, उसकी जनता है, उसकी जो गवर्नमेंट है, वो इन चीज़ों में नहीं फंस रही है, मतलब इस जाल में नहीं फंस रही है कि वो नैरेटिव वॉर है जो वो नहीं चल पा रहा है, उनका टारगेट नहीं लग पा रहा है अच्छे से, रिजीम चेंज नहीं कर पा रहे हों बिना वॉर के, तो फिर उस कंट्री को वॉर में धकेल दिया जाता है। जाने अनजाने में कुछ ना कुछ करके उसको इन्वॉल्व करना है वॉर में। क्यों? क्योंकि वॉर में जो आपने देखा होगा, हमारा जो बजट है, कितना ज़्यादा बजट है जो वो सिक्योरिटी, हमारा जो डिफेंस है उसके लिए अलॉट किया जाता है। और वॉर्स भी कैसे, नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ में। क्यों? क्योंकि नेबर में अगर तुम्हारा कभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो कभी तुम्हारा क्लियर हो पाएगा। जैसे आप इंडिया चाइना का देख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का देख सकते हैं। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट करवा, जो थर्ड पार्टी है वो क्या करती है, अब यहाँ पे फिर से गेम्स खेलना शुरू कर देती है। जो वीकर कंट्री होती है उसको सपोर्ट करना, उसको अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स सेल करना, उसके साथ में वेपन्स का ट्रेड करना, और कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उनको दोनों तरफ से हो रहा है। जो एक कंट्री ग्रो कर रही थी उसको वो ग्रो होने से रोक रहे हैं, और उनका अपना बिजनेस भी अच्छे से चल रहा है, ट्रेड उनका वेपन्स, क्योंकि आपने देखा होगा एक जो हमारा राफेल जेट है या जो भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, एक की कॉस्ट कितनी होती है, तो इतना फ़ायदा उनको वहाँ से होता है। ट्रेड बिजनेस में उनका इकोनॉमी है, उनकी ट्रेड करते अपनी करेंसी में, डॉलर में करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से उनका डॉलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और कंट्री का उसका नुकसान अलग है, और जो अपोनेंट कंट्री है जो थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन पे है उसका नुकसान अलग है। फिर क्या करते हैं, अब जब दोनों वॉर चलेगी जब, तो दोनों डिस्ट्रॉय होंगे, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा। तो जो कंट्री ज़्यादा डिस्ट्रक्शन झेलेगी उसको फिर वो क्या करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, उसको लोन देने में, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन देने में, फिर वहाँ से भी फिर इंटरेस्ट पे अपनी अर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा, मतलब तीनों चारों तरीके से हर तरफ से फ़ायदा थर्ड पार्टी का ही हो रहा है, और नुकसान जो झेल रही कंट्रीज़ वही झेल रहे हैं। जो रिजीम चेंज कंट्री में हो रही है वहाँ वहीं मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और फिर जो एक वहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट अप्लाई करना, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट जैसे क्रैश हो गई, युद्ध हो गया, तो कहीं ना कहीं लोग, जनता नाराज़ होगी, रिजीम चेंज करवा दी, तो अब ऐसी गवर्नमेंट हमें बैठाएंगे जो कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, वहाँ के मिनरल्स हो गए, जो वहाँ के बिजनेस है, ट्रेड है, उस पर कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल रहेगा। तो हर तरफ से फ़ायदा देखोगे तो उस थर्ड पार्टी का ही है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है आप सभी जानते हैं। मतलब आज की डेट में वॉर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वेपन्स इक्विपमेंट्स को बेचा जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए फिर से फंडिंग दी जाती है उनको ही, और फिर फ़ायदा वहीं से थर्ड पार्टी का ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है उसकी ये हेजमनी है कि कंट्रीज़ को ग्रो भी नहीं होने देना है, उनका डेवलपमेंट भी करना है, उनको डिफेंस इक्विपमेंट्स भी सेल करने हैं, वहाँ से भी अर्निंग लेनी है, और जो कंट्री है वो वहाँ के रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल्स हो गए, ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, उस पर भी कंट्रोल करना है। तो और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें मिलता है जब हम गुलाम रहे हैं ब्रिटिशर्स के। हमें गुलाम ब्रिटेन ने थोड़ी बनाया है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने हमें एक तरह से कंट्रोल किया है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड सेकेंड पार्ट विल बी अपलोडेड टुमारो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय, अपना व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह का कंटेंट पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।